जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर के नोट्स से। और यह जो नोट्स है ये हिस्ट्री का नोट्स है। और इसमें आज का हम लोग का ये जो टॉपिक है वो अकबर है। अकबर से जितने भी रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो हम लोग सारे जो है प्रश्न से रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यही जो नोट्स है आपको मार्केट में आपको 50 से 60 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग इसको खरीद भी सकते हैं। और इसका जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट तो नहीं, यहाँ पर आपको जो है ये वन लाइनर और सब्जेक्टिव के माध्यम से इसमें जो है सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर खान सर रिसर्च सेंटर हिस्ट्री। ठीक, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अकबर का जो हम लोग का है और अकबर के द्वारा क्या क्या किया गया है वहाँ थोड़ा हम लोग इसको विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उसके द्वारा जो मुद्रा प्रणाली चलाया गया था। फिर अकबर के समय में जो भू राजस्व व्यवस्था से भी रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और जब्दी प्रणाली, यहाँ पर कंकूट प्रणाली है। और देख लीजिए, यहाँ से अकबर ने भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा हुआ था: पोजल, प्रति, चाचर और बंजर के रूप में। फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अकबर ने लगान वसूल के आधार पर भूमि को 4 श्रेणी में बांटा था। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ जो है उपज की श्रेणी पर भी 4, उपज के आधार पर भी 4 श्रेणी में, और कर वसूली के श्रेणी में भी उस 4 प्रकार से भूमि को बांटा हुआ था। ठीक, अकबर के नवरत्न यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बीरबल, तानसेन, मानसिंह जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें मनसाबदारी व्यवस्था को पढ़ेंगे। फिर यहाँ से अकबर की जो राजपूत नीति है और अकबर का जो सैन्य अभियान चलाया गया था उसके द्वारा वो भी पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग का दक्षिण भारत का अभियान, यानी कि जितने भी आज का जो हम लोग का टॉपिक ही है अकबर, और अकबर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको उनके बारे में शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग ये वीडियो जितने 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का होगा, तो आप लोग इसको जो है कम्प्लीटली देख लीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। इसको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, ये नोट्स है ही है, इसमें आपको नोट्स करना होता है। ठीक, चलिए, यहाँ से हम लोग का पहला जो पॉइंट शुरू होता है कि अकबर का जो जन्म है वह 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक, अकबर की माँ जो है हामिद बानो बेगम थी और धाया माँ जो है महम अनगा थी। ठीक, फिर यहाँ पर बचपन में अस्कारी ने पाल और फिल काबुल में कमरान के पास भेज दिया। और 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। 1547 से जो अकबर क्या है कि हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की पहली पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। अकबर की जो पहली पत्नी थी वह हिंदाल की पहली पुत्री रुकैया, यानी कि उनकी पुत्री, यहाँ पर अकबर की प्रथम जो पत्नी है हिंदाल की, वो पुत्री रुकैया थी। दूसरा पॉइंट है कि 1555 ईस्वी में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मिन्हीवाड़ा का युद्ध हुआ। देखिए, यहाँ पर मिन्हीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1555 में। इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर ने भी भाग लिया और यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। ठीक, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा जो है पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया, तो ये मच्छी हवाड़ा का युद्ध। ठीक, चलिए, फिर अगला पॉइंट है कि 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बनाया। फिर 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, ठीक, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। यहाँ पर देख लीजिए, 17 दिनों तक जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उनको जो है गुप्त रखा गया, किसी से बताया नहीं गया। 14 फरवरी 1956 को पंजाब के सालानौर, यानी कि गुरुदासपुर विला में मिर्जा अब्दुल कासिस ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। ठीक, इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 1556 में। चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राज्याभिषेक के समय अकबर जो था वो अल्प आयु का था, अतः बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त कर दिया गया। देखिए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वो तो बच्चे थे, तो उनके जो देख रेख के लिए जो है बैरम खां को उनका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खां अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले ही आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था। हेमू कौन था, तो यह दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। दिल्ली में मुगल सेनापति यहाँ पर तरविगेग ने बैरम खां को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी।
1556 ईस्वी के जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। अकबर का जो सेना का नेतृत्व है वो बैरम खां ने किया और इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया। ठीक, बैरम खां ने हेमू को पराजित कर दिया, जिसमें क्या हो कि अकबर का विजय हो गया, यानी कि उसका जीत हो गया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने का बाद का पहला युद्ध है। देखिए यहाँ पर जब वो शासक बना तो वह जो उसका पहला युद्ध था, जो कि यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था। यह जो है बैरम खां और अकबर के बीच लड़ा गया। अकबर नहीं, यहाँ से बैरम खां, और ये देखिए यहाँ पर बैरम खां ने युद्ध पराजित किया हेमू को, तो हेमू और अकबर के बीच जो है दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक, चलिए फिर पॉइंट है कि अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खां अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक आता है फिर कि बैरम खां यहाँ पर बैरम खां शिया था, जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी थी। यह विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप लिया और तिलवाड़ा का युद्ध जो है 1560 में अकबर ने बैरम खां को हरा दिया। देखिए यहाँ पर तिलवाड़ा का जो युद्ध है ये 1560 में अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और बैरम खां के आगे दो प्रस्ताव रखा। बैरम खां या तो यहाँ पर दुर्ग के किसी सूबा या राज्य के सूबेदार बन जाए, या फिर बैरम खां या तो हज यात्रा पर कहीं चला जाए। उसके आगे दो प्रस्ताव अकबर के द्वारा रखा गया। बैरम खां ने हज यात्रा को चुना और हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक, देखिए यहाँ पर बैरम खां की पूछा जाए कि हत्या किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था मुबारक खां के नामक व्यक्ति के द्वारा जो है बैरम खां ने हत्या कर दिया। फिर यहाँ से हम लोग का अगला पॉइंट है कि बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम था तथा उनकी पत्नी सलीम बेगम थी। ठीक, बैरम खां की ये सभी है और अकबर ने सलीम बेगम से शादी कर ली। और 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हुआ तो अपनी धाय माहम अनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्ष तक उसके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्षों के शासन को पेटीकोट शासन, देखिए यहाँ पर इन 2 वर्षों के शासन को पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन या अतका खेल का शासन कहा गया। देखिए यहाँ पर इसको जो है कई नामों से जाना गया। ये जो 2 वर्षों का शासन था, 1562 में अकबर हरम दल के प्रभाव से मुक्त हुआ। ठीक, यहाँ पर पेटीकोट शासन या फिर हरम दल कहे जो भी कहे, ये 1562 में ये इस दल से प्रभाव से जो है मुक्त हो गया। ठीक, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत जो है 1562 में किया और 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर अंत किया। देखिए यहाँ पर एक तीर्थ यात्रा कर जो है इसको 1563 में वो अंत किया। 1564 में जाजिया कर का अंत कर दिया। ये लगातार जो है यहाँ पर जो है पेटीकोट शासन के हटने के बाद, यानी कि मुक्त होने के बाद जो है 3 काम किया। पहला यह दास प्रथा अंत किया, फिर अगले साल जो है तीर्थ यात्रा कर को अंत किया और 1564 में जाजिया कर को अंत कर दिया। ठीक, चलिए फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं उसके बाद ये क्या किया है। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। ठीक, कब किया? 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की और 1575 में अकबर ने इबादत खाना की भी स्थापना की। ये स्थापना है उसके जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं तो स्थापना है उसका पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इबादत खाना की जो स्थापना ये 1575 में किया, फतेहपुर सीकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द यह इबादत खाना बंद करना पड़ा क्योंकि यह मारपीट शुरू हो गया। यहाँ पर जो है मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर ने इस नीति को सुलह ए कुल की नीति कहा। इसे क्या कहा? सुलह ए कुल की नीति के नाम से इसको नाम दिया अकबर के द्वारा। और 1578 में सभी धर्म के लोग इबादत खाना में प्रवेश अकबर ने अमीर उल मोमिनी, देखिए यहाँ पर अकबर ने जो है अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण किया जो केवल खलीफ धारण करते थे। ठीक,
चलिए, उसके बाद यहाँ से 1559 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले अकबर सर्वोपरि हो गया और मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवाद को राजा हल करेगा किंतु कुरान पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। ये इम्पोर्टेंट है कि 1582 में दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया गया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर जो है आधारित था। ठीक, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू यहाँ पर है जो इसका नाम था बीरबल, देखते जिसको बीरबल कहते हैं। इनका बीरबल का जो मूल नाम था वह महेश दास था। ठीक, उनका नाम क्या था? उनका नाम जो मूल था वो महेश दास था, बीरबल कहा जाता था उनको। और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित पंडित अबुल फजल थे। 1583 में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत, देखिए यहाँ पर है इलाही संवत जारी किया। देखिए यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के द्वारा जो एक नया कैलेंडर जारी किया गया था उसका नाम क्या था, तो वह था इलाही संवत जो कि 1583 में लागू किया। ठीक, अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर जी राणा रहते थे और ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से जो पॉइंट हम लोग है कि अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरि विजय सूरी थे। अकबर ने इन्हें गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो विद्वान हरि विजय को। ठीक, फिर है अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत सिख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक, उनका जहांगीर का जो मूल नाम पूछा जाए तो उनका सलीम था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार यानी कि जो डिजाइनर है वो बहाउद्दीन है। ठीक, बहाउद्दीन जो थे। और फिर यहाँ से हम लोग का शुरू होता है मुद्रा प्रणाली। उनके द्वारा मुद्रा प्रणाली भी जारी किया गया था। देख लीजिए यहाँ से अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। 1 रुपया अकबर के द्वारा 40 दाम के बराबर होता था। 1 रुपया शेर शाह के द्वारा जो है ये 64 दाम के बराबर। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इलाही या आयताकार सिक्का जंजाली कहलाता था। देखिए यहाँ से प्रश्न है कि अकबर के द्वारा जो सिक्का चलाया गया जो कि वृत्ताकार यानी कि जो गोल सिक्का होता था उसको इलाही कहा जाता था और जो आयत प्रकार का सिक्का होता था उसे जंजाली कहा जाता था। ठीक, चलिए अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था, उसके समय जो है भू राज्य व्यवस्था भी था। तो जब्ती प्रणाली किसे कहते हैं? भूमि के माप आकार के आधार पर लगान टैक्स निर्धारित व्यवस्थित को जो है यहाँ पर जब्ती प्रणाली कहते हैं। और कनकुट प्रणाली उपज के ध्येय में रहकर लगान यानी कि जो है टैक्स निर्धारित व्यवस्था को कनकुट प्रणाली कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न कि भूमि के माप के आधार माप यानी कि आकार के आधार पर एक टैक्स लगाया गया था जिसको जब्ती प्रणाली कहते हैं। और फसल के जो उपज के हिसाब से जो टैक्स लगाया जाता था उसको कनकुट प्रणाली कहते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से जो पॉइंट हम लोग का है एक यहाँ से हम लोग का ये है कि आइन ए दहसाला ये क्या है? तो 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर निर्धारित आइन ए दहसाला कहलाता है। यह लगान जो है निर्धारित एक औसत प्रणाली, इसका जो श्रेय है ये टोडरमल को जाता है। देखिए यहाँ पर एक आइन ए दहसाला है तो ये क्या है कि 10 वर्षों में जो उपज हुआ था उसी के हिसाब से जो ये टैक्स लिया जाता था और इसका जो श्रेय है ये टोडरमल को जाता है। ठीक, चलिए नोट यहाँ पर नोट करके दिया गया है कि भू राजस्व को खराज भी कहते थे। यह उपज का 1/2 भाग यानी कि 50% से लेकर के 33% तक रहता था। कौन? तो ये भू राजस्व व्यवस्था को यहाँ खराज के नाम से कहते थे। ठीक, अकबर ने भूमि को उपज के 4 आधार यानी कि 4 आधार पर अकबर ने भूमि को
उपज के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा हुआ था। पहला जो है पोजल भूमि, जिसको प्रति वर्ष खेती। दूसरा है कि प्रति भूमि, यह 1 वर्ष अंतराल पर खेती। तीसरा है चाचर भूमि, यह 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। और बंजर भूमि, यहाँ कोई खेती नहीं होती थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से जो पॉइंट है कि अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भी भूमि को 4 श्रेणी में बांटा हुआ था। पहला है कि यहाँ पर खालस भूमि, यह सरकारी भूमि होती थी। दूसरा है जागी भूमि, यह मानसबदार को दी गई भूमि। और पैबाकी भूमि, यह सरकार के अधीन रहती थी और इसके द्वारा जगीदारों यानी कि जगीदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी। और यहाँ पर मदमास भूमि, यह दान में दी जाती थी भूमि, उसको मदमास भूमि कहते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये टॉपिक है अकबर के नवरत्न। उसके दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उनके 9 देखिए, अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्रों में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा था। 9 लोग थे तो उसको नवरत्न कह दिया गया। पहला है बीरबल, बीरबल का जो असली नाम है वो महेश दास था और यह दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजपूत थे। यह अकबर के प्रधान सलाहकार थे। इनकी मृत्यु जो है 1586 में यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाते समय हो गई। और उपाधि जो है इनको कवि प्रिय और राजा के जो है उनको उपाधि मिला हुआ था। ठीक, बस इतना जो है बीरबल के बारे में। फिर यहाँ से हम लोग का इसको एरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ से दूसरा हम लोग का ये तानसेन है। तो यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन कौन था? तो संगीतकार था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और इनका जो मूल नाम था वह असल नाम था। उनका जो असली नाम कहते हैं मूल नाम, तो रामतनु पांडे था। और इनकी जो प्रमुख रचना जो है मियाँ का टोपी मियाँ का मल्हार है। ठीक, चलिए तीसरा है मान सिंह। यह राजा भरमल का पोता था, भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता था। इनके जो है नेतृत्व यानी कि देख रेख में अधिक जो युद्ध है वो मान सिंह के नेतृत्व में अकबर के द्वारा जीता गया। फिर यहाँ से टोडरमल है। तो यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे और इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईन एदहशाला लेकर आए। और टोडरमल अकबर के पहले शेरशाह के दरबार में कार्यरत थे। ठीक, जो टोडरमल थे वो अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में काम किया करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो यहाँ से है कि अबुल फजल। तो ये अबुल फजल जो है यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसने अकबरनामा पुस्तक लिख ली जिसमें अकबर का चर्चा है और यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। देखिए यहाँ से ये जो अकबरनामा है जो कि यह 7 साल में लिखा गया। इस पुस्तक के 3 भाग है। तीसरा भाग आईन अकबरी कहलाता है जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। और 1602 ईस्वी में बीर सिंह बुद्ध यहाँ पर बूंदे लाने की, यहाँ पर देखिए 1602 ईस्वी में जो है बीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। किन की? तो अबुल फजल की। ठीक, चलिए छठा है जो फौजी है। तो ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। अबुल फजल के ये बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे और इन्होंने गीत तथा लीलावती पुस्तक फारसी अनुवाद किया था। ठीक, ये फैजी के द्वारा किया गया। अगला है कि अब्दुल रहीम खाने जान। देखिए यहाँ से अब्दुल रहीम खाने जाना, यह बैरम खां का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा रखा गया। ठीक, चलिए 8वां है मुल्ला दो प्याज। यहाँ पर मुल्ला दो प्याज यह अकबर का यहाँ पर यह अरब का रहने वाला था और जो प्रमुख व्यंग्यकार यानी कि मजाकिया था। मजाकिया कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी, इसलिए इनको जो है प्याजा कहा गया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो 9वां नवरत्न है जो अंतिम है, ये
हकीम हुकाम है, यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। ठीक, ये हकीम हुकाम जो हैं ये अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। और यहाँ से देखिए तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन कवि थे। अकबर के कहने के बाद भी वह नवरत्न में शामिल नहीं हुए। देखिए यहाँ से तुलसीदास भी जो थे वह उन्हीं के समकालीन थे, लेकिन ये जो नवरत्न में शामिल नहीं हुए, नहीं तो वह 10 रत्न हो जाते थे सभी। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक शुरू हुआ ये मानव शब्दारी हुआ। ठीक, चलिए यहाँ है कि यह अकबर की सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मानव शब्दारी को पैदल घुड़सवार रखने होते थे, जिसके बदले में अकबर मानव शब्दारों को वेतन देता था। ठीक, पैदल सैनिक जाट का वेतन जो था वह 3 रुपया प्रति माह था। घुड़सवार जो थे उनका वेतन जो था वह यहाँ पर घुड़सवार सैनिक का जो यानी कि सवार का वेतन प्रति माह 20 केजी था। देखिए यहाँ पर 20 केजी कोई उस समय दिया जाता था होगा कुछ। और यहाँ पर मानसदार 3 श्रेणी के होते थे। प्रथम श्रेणी के जो होते थे वो 1200 सैनिक, दूसरे श्रेणी में जो होते थे वो 7000 सैनिक होते थे, और तृतीय श्रेणी में 10 से 20 सैनिक होते थे। ठीक, चलिए यहाँ है कि युद्ध के समय सभी मानसदार अपनी सेना लेकर आते थे, और सर्वाधिक हिंदू मानसदार औरंगजेब के पास थे। ठीक, अकबर की राजपूत नीति, उनका एक राजपूत नीति के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर ने राजपूत राजाओं को जागीरदार तथा पैतृक जागीरदार पर शासन का अधिकार दिया। उनके राजा का पद भी बना रहा, किंतु उन्हें स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्र में मुगलशाही सिक्का प्रचलन करवाया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से है कि अकबर का सैन्य अभियान। अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। देखिए यहाँ पर 1559 में जो है ग्वालियर अभियान किया, और 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 61 में जो है चुनार तथा मालवा अभियान किया। 62 में अजमेर पर आक्रमण किया। अजमेर की राजधानी जयपुर थी। और आमेर के राजा, देखिए यहाँ पर आमेर के राजा भरमल यानी कि कछवाह राजपूत थे। राजा भरमल एकमात्र राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर के अधीन स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई यानी कि हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, और अपने बेटे भगवान दास का पोता मान सिंह को अकबर के सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उल जमानी की उपाधि दी। देखिए यहाँ पर जो शादी किया था अकबर ने, तो उनको क्या दिया, एक उपाधि दिया। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी का उपाधि दिया। देखिए यहाँ पर गोंडवाना एमपी की रानी दुर्गवती संग्राम सिंह की विधवा ने कभी भी अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया। यह एकमात्र महिला थी जिन्होंने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना एमपी पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया, और पुनः अकबर ने 1576 में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप सिंह को पराजित कर दिया। अकबर की सेनापति मान सिंह थे, और जबकि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सुर थे। प्रारंभ में युद्ध राणा प्रताप सिंह जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैलाया गया कि अकबर भी युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मुगल का जो है मनोबल बढ़ गया, और किंतु महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ जो अभियान अधूरा रह गया, और धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। फिर यहाँ से 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया, और इस समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। यहाँ पर खंभात की खाड़ी, यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से भी मिले थे। अकबर जो है इसी समय क्या है कि पुर्तगालियों से मिले थे। अकबर ने जब गुजरात को हार कर ठीक है, यहाँ पर अकबर ने जब
गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासक ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिए। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 में गुजरात अभियान किया और यह अकबर का सबसे दूरगामी अभियान था, 9 दिन का था। ठीक, इस दिन यहाँ पर इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल सम्राट में 1576 में, देखिए यहाँ पर अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल सम्राट में जो है 1576 में मिला लिया। और फिर यहाँ से अकबर ने 1581 में काबुल अभियान, 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। यानी कि हर एक जगह पर वह घूम घूम कर जो है सभी को जीतता गया। कश्मीर के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई और 1595 में कंधार बलूचिस्तान भी जीत लिया। फिर यहाँ से दक्षिण भारत अभियान आता है तो अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा। अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। ठीक, दक्षिण भारत 4 प्रमुख राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। खानदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं और खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार किया। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चंदी बीवी, यहाँ पर चांदी बीवी के युद्ध करके उसे बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के क्षेत्र ने भी अकबर के अधीनता स्वीकार कर लिया। 1601 में खानदेश ने विद्रोह कर दिया, जिसे यहाँ पर असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का ये अंतिम युद्ध था। ठीक, यह पूछा जाए कि अकबर के अंतिम युद्ध, यहाँ पर जीवन का अंतिम युद्ध, तो वह असीरगढ़ का युद्ध। ठीक, इस प्रकार जो है असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर जो है मुगलों का अधिकार हो गया। फिर यहाँ से 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेल ने इनकी हत्या कर दी। कब? तो ये 1602 में। और 1605 में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। यहाँ से मेन पॉइंट है कि उनका जो मृत्यु हुआ था वो डायरिया के कारण हुआ था। ठीक, चलिए यहाँ पर रिमार्क है कि अकबर के गुरु अबुल तालिफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर ने निरक्षर ही रह गया। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि अकबर के गुरु अब्दुल तालिफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर निरक्षर ही रह गया, यानी कि वो बिना पढ़ा लिखा ही रह गया। और फिरोज शाह तुगलक FST को सल्तनत काल का अकबर कहा, यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक जो हम लोग का ये टॉपिक था आज का, ये अकबर था और हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अगला जो टॉपिक होगा देखते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स ऑल दी बेस्ट।